हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैब कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, कई सारे सेशंस आपके लिए ऑलरेडी मैं लेके आई हूं एएफएम पे बेस्ड, और डेफिनेटली ये जो सेशन है ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं अगर आप जेआईबी के लिए या डीबीएफ के लिए इवन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों, आपको भी पता है कि टोटल 4 पेपर देने हैं। थर्ड पेपर है आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि सबसे टफ होता है। बट आपको कॉन्फिडेंट करने के लिए यहाँ पे कई सारे हम शॉर्ट सेशंस लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप बैंकर्स हो, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए केवल जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं हम उन्हीं पे बेस्ट सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिससे हर दिन अगर आप 15 मिनट भी अपना दे देंगे तो एक टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाएगी, और साथ ही साथ आप उस पर बेस्ट स्कोर भी कर पाओगे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ गया तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के सेशन में भी हम आपके लिए कुछ अकाउंटिंग टर्म्स क्लियर करेंगे, जो डेफिनेटली आपसे जहां से 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं सेशन। अब दोस्तों, सबसे पहले तो हमने जब सेशन स्टार्ट किया था एफएम के लिए, तो मैंने आपको बताया था भाई ये अकाउंटिंग होती क्या है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे अकाउंटिंग का डेफिनेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इसको याद करने की एक ट्रिक भी है कि सिंपली एक स्टेटमेंट अगर आपका अकाउंटिंग पे बेच दिया गया हो, जहां पे कहा जाए कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन्स हम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासिफाई करना है, समराइज करना है या इंटरप्रिटेशन करना है। ये वर्ड्स अगर आपको मेंशन मिले स्टेटमेंट में तो डेफिनेटली ये अकाउंटिंग को डिफाइन किया जा रहा है। देखिए, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी यही है। कैन इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money transaction where are in the part of list of financial character and interpreting the result thereof। तो जितने भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हम किसी बिजनेस में करेंगे उसको रिकॉर्ड करना, सिंप्लीफाई करना, समराइज करना और फिर उसकी एनालिसिस करना, जिससे ओवरऑल हमें पता चले कि बिजनेस की ग्रोथ क्या हो रही है, हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सारी डिटेल्स हमें पता चल जाएंगी। इसी को हम अकाउंटिंग बोल देते हैं। नेक्स्ट टर्म जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है, that is the previous year question, this is YTM। even YTM का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछा गया है, एंड YTM में M stands for, M का मतलब क्या है ये भी पूछा गया है। तो होता क्या है एक्चुअल में, जो कोई भी कंपनी को जब फंड की जरूरत होती है तब उस समय वो बॉन्ड जारी करती है, और जिन लोगों के पास पैसा होता है, जिन्हें इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो ये बॉन्ड परचेज करते हैं। फायदा ये होता है कि जब भी आप ये बॉन्ड परचेज करोगे इस पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, और रिटर्न के लालच में ही लोग बॉन्ड को परचेज करते हैं। तो जनरली बॉन्ड जब भी जारी किया जाता है दोस्तों, तो इसका एक मैच्योरिटी यानी एक्सपायरी डेट भी होता है जो इस बॉन्ड के ऊपर लिखा गया है। तो अगर हम बॉन्ड को एक्सपायरी तक होल्ड करें, अपने पास रखें, और ये बॉन्ड जब एक्सपायर हो जाए उसके बाद हम ये कैलकुलेट करें कि टोटल हमें कितना रिटर्न मिला है इस बॉन्ड पे, इसी टोटल यील्ड या टोटल रिटर्न को हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। देखो, नाम से ही हमें एक डेफिनेशन का आइडिया लग रहा है। यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड का मतलब एक अच्छा रिटर्न, टू मैच्योरिटी मतलब मैच्योर होने के बाद, तो बॉन्ड के मैच्योर होने के बाद मिलने वाले टोटल रिटर्न को ही हम YTM बोल देते हैं। नेक्स्ट दो टर्म है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। है क्या दोस्तों, एक्चुअल में जब ट्रेडिंग होती है, ठीक है, ट्रेडिंग क्या होता है, लेन देन, सेलर होगा, बायर होगा, इनके बीच में कुछ सामान को लेके आपस में ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है। तो जनरली जब ये ट्रेडिंग क्रेडिट बेसिस पे होती है तब ये दोनों टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। तो होगा क्या कि सेलर बायर को कोई सामान बेचेगा, इस शर्त के साथ कि आज सामान की डिलीवरी होगी, लेकिन बायर जो है उस सामान का जो पेमेंट होगा वो फ्यूचर में करेगा, सामान का पेमेंट फ्यूचर में करेगा। तो ऐसे केस में सेलर क्या करता है, आज के डेट में जब वो सामान डिलीवर करता है तो उसके साथ साथ वो एक बिल भी बनाएगा, जो इस बात का प्रमाण होता है कि बायर ने उनसे क्रेडिट बेसिस पे कुछ सामान परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो इसी बिल को हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल।
बिल्स रिसीवेबल का मतलब एक ऐसा बिल जिसका जो पेमेंट है अभी मिलना बाकी है। ठीक है, तो एक बिल हो गया, लेकिन सेलर के लिए वो बिल बन जाएगी बिल्स रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि सेलर को उस बिल का पेमेंट मिलेगा फ्यूचर में। और वही बिल बायर के लिए बन जाती है बिल्स पेबल। क्यों? क्योंकि बायर ने कोई सामान जब क्रेडिट पे परचेज किया है तो उसका पेमेंट उसे फ्यूचर में करना है। तो जनरली अगर दोनों बिजनेस फर्म्स होंगे तो दोनों को ये ट्रांजेक्शन अपने अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करने होते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है बिल्स रिसीवेबल और पेबल का, ये नोट किया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक है, बायर इसको रिकॉर्ड करेगा एज ए बिल्स पेबल, सेलर अपने बुक में इसको रिकॉर्ड करेगा एज ए बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट एक टर्म है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है दोस्तों? देखो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे ABC लिमिटेड, ठीक है, हमें पता है हमारे पास अगर एक अच्छा आइडिया है तो हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए पैसा। तो पैसा आएगा कहां से? तो कई सारे सोर्सेस होते हैं जो आपके सिलेबस में डिटेल में पढ़ना भी है, जिसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो पैसा कहां से आएगा? इसके लिए एक ऑप्शन होता है क्या, कि कंपनी अपना शेयर मार्केट में जारी कर दे और उस शेयर के बदले कंपनी के पास जो भी पैसा आए उसी को हम बोल देते हैं शेयर कैपिटल। शेयर के बदले आने वाली कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? अब चलो हम मान लेते हैं दोस्तों कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया ABC। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने लोगों से पैसा उधार ले लिया, हमने क्या किया, शेयर जारी किया, कुछ लोगों ने शेयर परचेज किया। अब जब हम शेयर परचेज करते हैं दोस्तों, तो पैसा हमारे पास आएगा, उस पैसों को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करने के बाद हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो भी पैसा हमारे पास आया, इसका करना क्या है? क्या ये पैसा हमें शेयर होल्डर को वापस दे देना है या फिर अपने पास रखना है? ये भी डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो कंपनी ने अपने रिटर्न का जो हिस्सा अपने पास रख लिया उसको हम बोल देते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, कंपनी ने अपने प्रॉफिट का जो हिस्सा अपने पास रख लिया उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, और वो हिस्सा जो उन्होंने अपने शेयर होल्डर को दे दिया उसको हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज डिविडेंड। ठीक है, तो ओवरऑल ये कंपनी का डिसीजन होता है कि उन्हें कितने प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास रखना है और कितना उनको डिविडेंड देना है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट है कैश एंड इक्विवेलेंट्स। दोस्तों, कैश का मतलब तो हमें पता है एक लिक्विड एसेट है जिसको जब चाहे हम कहीं पे यूज कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब जो कैश जैसा हो, जिसे हम कैश की जगह यूज कर पाए। जैसे अगर कल को आप कार परचेज करने जा रहे हो, मान लो 20 लाख की कार आपने परचेज करी, तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप वहां के मैनेजर को या तो कैश में पेमेंट करो या तो आप चेक में पेमेंट करो। अब चूंकि बड़ा अमाउंट है तो जनरली लोग कैश कैरी करने से हिचकते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, तो बेटर है कि हमने चेक काटा और हमने वो पेमेंट पकड़ा दिया। तो अगर हम चेक भी 20 लाख का दे रहे हैं तो क्या वहां का मैनेजर हमें मना कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक लीगल है। तो चेक को यहाँ पे हम कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं क्योंकि उसे हम कैश जैसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है बॉन्ड। बॉन्ड क्या है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले इस पे बेस्ड एक हमने टर्म पढ़ा YTN। तो बॉन्ड होता क्या है? जनरली एक तरीके का लोन है, एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम डेट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में अगर किसी भी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो मार्केट से पैसा उधार ले सकती है, पब्लिक से पैसा उधार ले सकती है, लेकिन इसका एक प्रूफ भी तो चाहिए। आज हमने किसी को पैसा दे दिया, कल को वो बोले कि हमने पैसा लिया ही नहीं,
तो बेटर है कि एक हमारे पास एविडेंस रहे। तो इसलिए जब कोई भी कंपनी किसी से लोन लेती है तो ऑन पेपर रिटर्न में लिख के देती है कि भाई हाँ हमने आपसे कर्ज लिया है, एक फिक्स टाइम के बाद आपका पैसा इतने इंटरेस्ट के साथ वापस लौटा देंगे। तो बॉन्ड क्या है, वही डेट सर्टिफिकेट है जो इस बात का प्रूफ है कि भाई हमने किसी से कुछ पैसे उधार लिए हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो जनरली बॉन्ड्स जो हैं ये सेफ होते हैं जनरली। ठीक है, 100% नहीं, जनरली बॉन्ड जो है सेफ होते हैं। अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये 100% सेफ होते हैं। वहीं डिबेंचर्स के केस में बात करें तो डिबेंचर भी एक तरीके का डेट सर्टिफिकेट ही है, लेकिन जनरली ये क्या होता है, ये कंपनियों के द्वारा, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके द्वारा ये जारी किया जाता है। दोनों का काम सेम होता है, दोनों का काम सेम होता है, बट डिफरेंस क्या है, बॉन्ड में कंपेरेटिवली कम इंटरेस्ट मिलता है, डिबेंचर में कंपेरेटिवली ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों को कंपेयर किया जाए तो बॉन्ड जो है वो ज्यादा रिस्की होता है। और रूल क्या है, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अब चूंकि बॉन्ड में रिस्क ज्यादा है, प्राइवेट कंपनी जारी कर रही है, इसी वजह से डिबेंचर पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। बॉन्ड के केस में क्या है, जनरली गवर्नमेंट कंपनियां जारी करती हैं। अब गवर्नमेंट कंपनी जारी कर रही है तो कहीं ना कहीं सेफ है, और रिस्क जहां कम होगा वहां पे रिटर्न भी कम होगा। तो बॉन्ड सेफ है इसलिए रिटर्न कम है, डिबेंचर थोड़ा रिस्की है इसलिए इस पे रिटर्न भी थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो बाकी दोस्तों बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, और 2-3 सेशन में हम आपको ये सारे टर्म से एकदम फैमिलियर करा देंगे और बहुत ही इजी वे में। बस आपको करना क्या है कि यहाँ पे हमारा जो चैनल है आपको उसे सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि जो भी सेशंस आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, इन केस आपने नहीं देखा है तो केवल चैनल पे विजिट करके आप वीडियो सेक्शन में जा करके भी आप ये सारे सेशंस देख सकते हैं। इन केस आपके कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी ये हमारी ऑफिशियल आईडी है टेलीग्राम ग्रुप की, आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहे आप तक हम शेयर कर पाएं, ये फ्री सेशन के पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर पाएं। साथ ही साथ अगर आईआईबीएफ की तरफ से जो नोटिफिकेशन आती है, जैसे कब आगे रजिस्ट्रेशन होने वाला है या कुछ भी अपडेशन होगा, तो वो हम टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू ही आप तक पहुंचा देंगे। तो इसी के साथ सेशन एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं बहुत जल्द।